नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में अवैध बजरी खनन के मामले कम नहीं हो रहे। ये स्थिति तब है जब पिछले 5 साल में 24 लोगों की जान जा चुकी है और 10,000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले सामने आ चुके हैं। एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई चाहे तो सीआरपीएफ और दूसरे राज्यों की मदद ले सकता है। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट के सामने संसाधनों की कमी का हवाला देकर जांच में असमर्थता जताई थी और इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार खनन माफिया से जुड़े मामलों की जांच में सहयोग नहीं कर रही है और इसी के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरी छूट दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर माफिया की जांच में प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो आखिर अवैध खनन के मामले कैसे रुकेंगे। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिर अवैध बजरी खनन के मामले थमने के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। अभी हम खड़े हैं एक नदी के बीच में। ये कोठारी नदी है। मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से अवैध माइनिंग हुई है। ये अवैध माइनिंग शुरू हो जाती है सूर्यास्त होने के साथ और यहाँ पर ये जो नदी है इसमें 50 नहीं सैकड़ों ट्रैक्टर अचानक उतर जाते हैं और जेसीबी के सहारे यहाँ पर बजरी का अवैध खनन किया जाता है। करीब करीब ये जो अभी हम खड़े हैं कोठारी नदी में, ये यहाँ पर 30-30, 40-40 फीट गहरे गड्ढे हैं जो कि आसपास के काश्तकार हैं उनका कहना है कि दिन तो नहीं मगर रात में जेसीबी रुकती नहीं है, फोकलेन या रुकती नहीं है और लगातार माइनिंग होती है। मगर बात यह है सूर्योदय के साथ ही ये सारी जो माइनिंग करने वाले जो बजरी माफिया लोग हैं यहाँ से अचानक ओझल हो जाते हैं और धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। आप ये देखिए अभी हम खड़े हैं जिस नदी में, आप ठेठ तक आपको यही दिखेंगे बजरी के अवैध बजरी जो खनन करने के बाद में ढेर लगाए हुए हैं और नदी के बीच में ये वो जगह है जहां पर अब बजरी शायद खत्म हो गई है। 30 से 40 फीट के गड्ढे हो चुके हैं। अब इसमें आपने कैमरा पर्सन को दिखाया बजरी की जगह यहाँ पर मिट्टी निकलने लगी है। तो अब यहाँ से लगातार दूसरी तरफ जो बजरी माफिया अपना रुख कर रहा है, मगर अभी भी जो बजरी है वो खनन कहीं ना कहीं जारी है। चोरी छिपे रात को खनन होता है, मगर सरकार के दावे, पुलिस के दावे लगातार ये बजरी के जो खड्डे हुए पड़े हुए हैं ये सरकार और पुलिस के दावों की पोल खोलती है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि अवैध खनन का ये खेल किस तरीके से चल रहा है। साल 2020 से 21 की बात करें तो 1563 मामले अवैध खनन के सामने आ चुके हैं राजस्थान में। 2021 से 22 में 1721 मामले, 2023 से में 1417 मामले और 2023 से 2024 में 936 मामले राजस्थान में अवैध खनन के आ चुके हैं। 2019 से 2020 की बात करें तो यहाँ 1648 मामले सामने आए हैं। 2020 से 2021 में 1563 मामले अवैध खनन के सामने आ चुके हैं। 2021 से 2022 में 1727 मामले और 2022 से 2023 तक 1417 मामले राजस्थान में अवैध खनन के सामने आ चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं अवैध खनन को लेकर एक्शन किस तरीके से हुआ है। एफआईआर 2022 से 23 में 1010, 2023 से 24 में वसूली 21 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। जब्त वाहनों की संख्या भी हम आपको बता रहे हैं 9311। तो अवैध खनन पर जो एक्शन हुआ है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस साल में कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने वाहन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा आपको वसूली भी हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कैलाश मीणा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गौरव कुमार बंसल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, आपका भी बहुत स्वागत है सर। अनिल सूद है हमारे साथ, पर्यावरणविद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी वेद जी, लगातार अवैध खनन के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर एक्शन की बात को लेकर हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो देखने को मिल रहा है अवैध खनन के मामले रुक नहीं रहे हैं। कितने लोगों की जान जा चुकी है, कहां पर लापरवाही और कितना इस वक्त जरूरी है इस पर ध्यान देना। देखिए इतना बड़ा माफिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन दिल्ली जो राजधानी है,
जिस तरह से खनन माफिया, चाहे रेत का खनन हो रहा हो, चाहे हमारे मिनरल्स का खनन हो रहा हो, जिस तरह से राजस्थान के अंदर, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर होता है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। हाईकोर्ट की टिप्पणी का आपने बताया, और इस तरह के तमाम मौजूद हैं बहुत सारे उदाहरण। इवन आईपीएस ऑफिसर्स को मार दिया गया, कुचल दिया गया, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में तो एक आईपीएस ऑफिसर जिनके पिता भी दिल्ली पुलिस के अंदर नौकरी करते थे, उनको दिन दहाड़े माफियाज ने मार दिया। ये माफिया टेक्निकली तो जो ड्रग्स के माफिया हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बाहुबली और इवन राजनीतिक दलों के बहुत सारे नेता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा है और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल पर पैसा कमाया जाता है। और इसमें पुलिस अधिकारी रहते हुए मुझे कहते हुए इस बात में कोई हिचक नहीं है कि इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इन तमाम चीजों को बढ़ाने के लिए। यदि वक्त रहते, यदि उनको सब पता होता है, एक कांस्टेबल को पता होता है कि उसके इलाके में किस जगह पर खनन हो रहा है, कहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, परंतु दुर्भाग्य से कानून इसके बारे में बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, जिससे उन पर सख्त पेनल्टी या उन पर पीनल एक्शन हो सके, उनको लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। जो धाराएं अवेलेबल है वो अब जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई ऐसी धाराएं हैं जो उन पर फिट बैठ सकती हैं, परंतु सारी की सारी धाराएं अवेलेबल है। इसलिए जो उनके हौसले हैं वो इसके बारे में खुल जाते हैं, और खुलकर तमाम, मैंने बताया कि एक नेक्सस है बहुत बड़ा, चाहे उसमें पुलिस है, पॉलिटिशियन है, इवन प्रेस के बारे में भी या मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि उनका भी इसमें हिस्सा पत्ती या बहुत सारी चीजें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसके लिए हाईकोर्ट की टिप्पणी ही काफी नहीं है। सरकार को इसके बारे में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके बारे में अलग से कानून बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें कि सख्त प्रोविजंस हो, सजा का प्रोविजंस हो, और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है और उसको मजबूत बनाया जाए, और उसके लिए स्पेशली एक नए कानून बनाए जाए, जिस तरह से तमाम दूसरे जो डॉक्टर से रिलेटेड कानून है और इस तरह की चीजें हैं जो स्पेशली इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भी अंदर एक प्रोविजन किया जा सकता है कि कौन इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरह से इस नेक्सस को तोड़ा जाए, जो लोगों का इसके साथ, पॉलिटिशियन और जो बिजनेसमैन है और बहुत सारा पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, कैसे उस नेक्सस पर सरकार प्रहार कर सके, स्टेट गवर्नमेंट प्रहार कर सके, अदालतें उसके बारे में कोई सख्त निर्णय लें, जिस तरह से हाई कोर्ट का एक निर्णय आपके हमारे सबके सामने आया है। तो ये वक्त रहते हुए जरूरत है कि इन तमाम चीजों को एड्रेस किया जाए और समाज के अंदर इस कुरीति को रोका जाए, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमारे पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की एक तरह से विरासत है। उनका दोहन हो, परंतु वो एक कानूनी तरीके से हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, ना कि कुछ लोगों की जेब भरने के लिए उस कानून का इस्तेमाल किया जाए। और इस तरह की जो खनन की एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत सारे ऐसी बातें वक्त निकल कर आती हैं जो बिल्कुल एक चौंकाने वाली घटना की तरह होती हैं। इवन आपने देखा राजस्थान के अंदर बहुत सारा ऐसा माफिया था जो किसी न किसी रूप में बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए थे, पैसे से जुड़े हुए थे। इवन गुजरात के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से माफिया, जो पत्थर का माफिया जिसको राजस्थान के अंदर कहा जाता है, जहां से पत्थर बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकाला जाता है, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है और बहुत जल्दी क्विक मनी जिसको बोलते हैं वो उसके अंदर आता है। तो ये जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है, जो अभी हाल में टिप्पणी आई है, वाकई में ये जरूरी और एक बहुत अच्छा कदम है कि हाई कोर्ट ने कम से कम इंडिक्ट किया है, बताया है कि इसको वक्त रहते ठीक किया जाए, नहीं तो स्थिति बहुत खतरनाक और बहुत भयावह हो सकती है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर आदेश दिए जा रहे हैं, टिप्पणी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो लोकल सपोर्ट है उसकी वजह से या फिर मिली भगत की वजह से अवैध खनन के मामले नहीं रुक रहे हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब किस तरीके से सुधार की जरूरत है, और जो आदेश कोर्ट ने दिया है, अवैध खनन के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अभी इस पर अब प्रशासन की टीमों को अमल करने की कितनी आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं काफी हद तक जो वेद जी की बातों को बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि एक सरकारी जो बेसिकली अंग है वो सपोर्ट करता है इलीगल माइनिंग को, और रेवेन्यू का भी एक उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि डीएसआर बनती है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट कहते हैं, उसके हिसाब से माइनेबल मिनरल्स की कैलकुलेशन होती है।
तो वो माइनेबल मिनरल्स उतना होता ही नहीं जितना डीएसआर में दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इससे प्रतीत होता है कि जो माइनिंग की जो कमिटीज बनती हैं उनके ऊपर भी दबाव रहता है कि माइनिंग का जो मिनरल है उसे ज्यादा दिखाया जाए, जिससे कि स्टेट को वसूली जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है, कानून अपनी जगह बहुत सारे हैं सर। जैसे सवेद जी ने कहा कि कानून, नया कानून चाहिए, हमें नया कानून नहीं चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए स्टेट की जो पुलिस होती है या स्टेट की मशीनरी जो होती है वो अपने किसी भी नेता से जो कि इस टाइम पे शासन में है उसके अगेंस्ट नहीं जाती। बहुत रेयर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो मैंने देखे हैं जो अपने ही नेता के खिलाफ या अपने स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ जाए। तो वो बहुत कम है, उनकी तादाद बहुत कम है, नहीं तो सब आज के समय में यस मैन बनना पसंद करते हैं। तो इसी कारणवश पुलिस, माइनिंग डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तीन इंपॉर्टेंट अंग हैं। और डीएम, जो स्टेट का डीएम है, ये चार इंपॉर्टेंट अंग हैं जिनकी अगर कह सकते हैं कि अगर ये चाहे तो रुक सकता है माइनिंग, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए ये वेलकम मूव है जो अभी, और ये कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये ध्यान रखा जाए। जिसमें उसने, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है और ये कहा है कि अगर राजस्थान पुलिस के लिए इसको निपटना मुश्किल है तो क्यों ना फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली जाए। तो ये एक वेलकम सजेशन है, बट एट द सेम टाइम ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो देश की रक्षा करने के लिए, ना कि इन अवैध खनन की। अवैध खनन की रक्षा को, अगर अवैध खनन से हमें अपनी रक्षा चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रिसोर्सेज है स्टेट के, जो कि पुलिस है, डीएम है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये डेफिनेटली अच्छे ऑफिसर्स हो वहां पर, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का शासन का कोई भी रोक टोक ना हो, और ये जो मिली भगत है इसको तोड़ा जाए। तब जाके आपको कानून इतने सारे बने हुए हैं सर, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी चीज पे लेके। तो डीएसआर से लेके सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस बनी हुई है, उसके अलावा ईआईए नोटिफिकेशन है, तो एनवायरमेंट एक्ट पूरा का पूरा लगता है, वाटर एक्ट लगता है, एयर एक्ट लगता है सर। तो बहुत सारे कानून है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट सरकार को ही करना पड़ेगा, राज्य सरकार को। बिल्कुल। तो राज्य सरकार की, और इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं रोक लग सकते हैं। मगर नेटवर्क और नेक्सस इतना जबरदस्त है कि जो शासन में होता है वो ही सबसे ज्यादा माइनिंग के उसमें संलिप्त होता है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बात, कि आम आदमी को माइनिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको भी समझना पड़ेगा। शायद अगर वहीं पे कहीं पे कोई जघन्य अपराध हो रहा होता, चोरी चकारी होती है, कोई और जघन्य अपराध होता, तो वो एक तरीके से न्यूज का हिस्सा बनता है। मगर इतनी बात कभी भी इलीगल माइनिंग की नहीं होती है, तो आम आदमी का सरोकार इलीगल माइनिंग से कम है। इसीलिए इसकी आड़ में इन सब चीजों को देखते हुए बेनिफिटरी प्रोफेशन है कई लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है, पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कब जांच में सहयोग दे पाएंगे? और माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, मिली भगत की खबर आ रही है, ऐसे में एक बड़ी समस्या यहाँ पर पर्यावरण की अनदेखी को लेकर भी सामने आ रही है। आप दिखा रहे हैं जो ग्राफिक्स के जरिए केसेस की डिटेल, तो इस डिटेल से आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि चाहे बीजेपी की सरकार आज है या आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये दोनों सरकारों के मिली भगत से ही ये सब हो पा रहा है। तो सरकार बदलने से ये चेंज नहीं हुआ पैटर्न। और दूसरी बात रही कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की, सुप्रीम कोर्ट आज से शायद 3-4 साल पहले बड़े रोष में आके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी के बावजूद अरावली रेंज की 31 पहाड़ गायब हो गए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये, कि जब टॉप कोर्ट भी कहती है कि इलीगल माइनिंग से पहाड़ गायब हो गए, अब इलीगल माइनिंग से नदियां खाली हो रही हैं, तो आप क्या सोचते हो इस चीज को? कैसे आप गंभीरता से लोगे? आप छोटी सी चीज लीजिए, आप नेशनल हाईवे 48 पे चले जाइए, जो पुराना नेशनल हाईवे 8 था, जिसको नेशनल हाईवे 48 बोलते हैं, उसके ऊपर आप डंपर्स देखिए, बजरी के और रेत के,
कितनी स्पीड से चलते हैं और कितने ओवरलोडेड होते हैं। एनएचआई की एक प्रोविजन है कि हर टोल नाके से पहले स्टैटिक वे ब्रिज होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये स्टैटिक वे ब्रिज जो है होने के बावजूद एनएचआई कहती जी ट्रकों को रोक पाना मुश्किल है क्योंकि फास्ट टैग लगा होता है, ये ट्रक निकल जाते हैं। क्या बदतमीजी है ये? किसके लिए ये सारे बैठे हुए हैं? क्यों ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? तो ये सारे जो है, आज दिल्ली का पर्यावरण अगर खराब है, आज अगर गर्मी इतनी जल्दी आ गई, क्या वजह है? जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी, धूल भरी आंधियां आती जाएंगी, आपका एयरपोर्ट भी बैठ जाएगा, आपका एटमॉस्फेयर भी बैठ जाएगा, आपका पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जब तक राजनीतिक ईमानदारी और जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब तक इस तरीके से संरक्षण मिलता रहेगा तब तक कानून नए बन जाए। हाँ बिल्कुल कानून बहुत है, कानून है, कानून को तोड़ने वाले भी तो कानून बनाने वाले ही हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरीके से सिस्टम का ये फेल्योर सामने आ रहा है, इसी वजह से माफियाओं के हौसले भी आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से भी अब टिप्पणी की गई है कि जरूरत है तो मदद लीजिए, लेकिन ये जो अवैध खनन का कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। मॉनिटरिंग के अभाव की बात कर ले या फिर लोकल सपोर्ट की वजह से जिस तरीके से माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार इसका नुकसान लोगों को हो रहा है, कितने लोगों की जान चली जा रही है। अब तक के जो मामले सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अभी पिछले सप्ताह राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने ये कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बजरी का इलीगल, उसमें सख्ती नहीं बरते। जब राजस्थान सरकार का मंत्री ये कहेगा तो नीचे की हालत क्या होगी? बोले मंत्री सरेआम कह रहा है, अखबारों में छपा और फिर वो उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसमें जितनी गंभीरता से लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। राजस्थान में 32 से 40 ब्लॉक में पीने लायक पानी है। राजस्थान नोटिफाइड डार्क जोन है और हम इलीगल माइनिंग से नदियां और ये सब खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2012 का ऑर्डर है कि नदी को एक जीवित इकाई मानना चाहिए। 2005 का एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ओवरलोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब होने के बावजूद कितने लोग इन्वॉल्व है? ऐसी क्या मजबूरी है कि सीबीआई ये कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही? आप करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के कितने ऑफिसर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट है इलीगल माइनिंग में? आप देखिए, आला अधिकारी हैं जो पुलिस फोर्स में है, जिम्मेदार पदों पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो माइनिंग वो अपने भाई के नाम से, पत्नी के नाम से वो माइनिंग कर रहे हैं। जब वो माइनिंग कर रहे हैं आपके पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के, आपके ऑफिस में, तो एक छोटे से कांस्टेबल या एसएचओ से हम उम्मीद करेंगे कि वो उसको रोकेगा? हमने जब एक मंत्री के ऊपर क्या करना चाहिए था? मंत्री ये कह रहा है, तुरंत हट जाना चाहिए था। यहाँ जो मैंने आपका ग्राफिक्स देखी केसों की, मुझे वो नमक आटे में नमक जितना ही लगा। अगर सही अर्थों में कार्रवाई होती, आप बनास नदी में देखिए, पिछले दिनों एक करौली में सपोटरा में एक लड़का बेचारा वो वीडियोग्राफी कर रहा था बनास नदी में इलीगल माइनिंग। उसका क्या हुआ? उसको हाथ पांव तोड़ के अभी वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में। सिरोही में वो निकला था एक फॉरेस्ट ऑफिसर, उसकी हत्या हुई। तो ये तो मैं आपको इन दिनों की बात बता रहा हूँ। हमारी सरकार है अभी गंभीर नहीं है, हमारा समाज का नजरिया बन रहा है कि 670 के लगभग जो अरावली इतनी लंबी है। अभी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी कि इतनी गर्मी है, हमने 20% के लगभग अरावली नष्ट कर दी। अरावली का क्या महत्व है? उत्तर भारत को गर्म हवाओं से, रेगिस्तान के विस्तार से बचाने का वैज्ञानिक है कि पूरे उत्तर भारत को बचा के रखा है। हम उसी को, हमारी स्थिति कालिदास जी जैसी है, जिस डाली पे बैठे उसको काट रहे। हमने विकल्प नहीं खोजे कि निर्माण कार्यों में क्या चाहिए। हम धड़ाधड़ निर्माण। आपके भैया दिल्ली की स्थिति है, अभी मार्च चल रहा है, मार्च में आप हीट वेव कितने देश के कितनी है? आप गंभीर नहीं। आप पानी के लिए, मैंने कहा राजस्थान में पानी की स्थिति क्या है, और पानी है उसकी क्या हालत है? फ्लोराइड है। आप दिल्ली में
अगर पानी का टीडीएस के लिए हम खरीदें, यहाँ पानी का टीडीएस क्या है कि सब खराब, पूरा पानी जो पोल्यूटेड हो गया। नदी एक बहाना बनाते हैं कि मानसून, अरे मानसून क्या, आप अगर नदी को बचा के रखोगे तो वो नहीं होगा। मुझ पे कितने मुकदमे दर्ज हैं और कितने लोग हैं जिनकी हत्याएं होती हैं, और इस नदियों में खनन की वजह से खेती कितनी प्रभावित होती है। मैं 3-4 जिलों की बता रहा हूँ, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली का एक हिस्सा, 2 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर होगी। और इस बार आपको ध्यान भी होगा कि अन्न उत्पादन भी घटा है। बिल्कुल। और इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है। अगर कोई पड़ोस का खेत वाला विरोध करता है तो तुरंत खनन माफिया उस पर हमला करेंगे और सीधा सीधा जाके उसको कानूनी उसमें फंसाएंगे। एक आपने देखा सरकार का रोल कि इस बार बजरी का टेंडर हुआ कुछ जगह पे, उस टेंडर के अंदर लोगों ने वो डाल दिया, और लेकिन डालने के बाद उन्होंने उस पे वो बाकी का टेंडर के साथ बस केवल टेंडर डाला, तो उसका 20-25 लाख रुपया था वो उनका उसमें चला गया। बाकी उन्होंने धड़ल्ले से उनका कारोबार चल रहा है, ना सरकार चिंतित है, ना सरकार में बैठे लोग चिंतित है। सही कहा कैलाश जी आपने, अगर चिंता होती प्रशासन के लोगों को तो इस तरीके से लगातार अवैध खनन का खेल नहीं चल रहा होता। पानी की योजनाएं बना रहे हैं, पानी है नहीं, पानी गर्मी में सप्लाई करेंगे भाई, पानी को आप खत्म कर रहे हो, नदी खत्म कर रहे हो, जोड़ तालाब खत्म कर रहे हो, जंगल खत्म कर रहे हो। हरियाणा में क्या है, 2% 3% के लगभग फॉरेस्ट बचा है। राजस्थान में क्या स्थिति है, सैटेलाइट आपके बद पास से है, बदतर सब होती कुछ जा रही है, आपके- लेकिन इस पर ध्यान प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। वेद भूषण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, जो आंकड़े हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो दर्शक भी देख रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं कि हर राज्य में यही कहानी रही है। हर बार इस तरीके से इस पर बातचीत होती है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इस पर काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है। यदि सरकार, पुलिस प्रशासन और जितने भी कनेक्टेड एजेंसीज हैं मिलकर इच्छा शक्ति से काम करें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको रोका नहीं जा सकता। 24 आवर्स के अंदर इस पर बिल्कुल चेक किया जा सकता है, बिल्कुल रोक लगाई जा सकती है। केवल 24 घंटे के अंदर आप आर्मी लगाइए, सीआरपी लगाइए, यदि इच्छा शक्ति नहीं है तो इस खनन माफिया को चैलेंज करना, इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जहां तक पब्लिक डोमेन का संबंध है, कि मैं मानता हूं कि पब्लिक का इससे डायरेक्ट सरोकार नहीं है, परंतु डायरेक्टली इतना बड़ा सरोकार है कि ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जिस तरह से अंधाधुंध दोहन, शोषण किया जा रहा है, उसका इंपैक्ट ना केवल हमारे मौसम पर पड़ रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल पर पड़ रहा है, परंतु इसकी तरफ एक आम आदमी का ध्यान नहीं जाता। जो संबंधित विभाग हैं, चाहे पॉल्यूशन से रिलेटेड है, चाहे वो आपने दिल्ली के अंदर देखा कि यमुना के ऊपर किस तरह से हाय तौबा हुई, यहां तक कि सरकार भी चली गई। तो ऐसे हालात के अंदर ये जागरूकता का भी विषय है और लोगों को अवेयरनेस कराई जाए कि किस तरह से प्राकृतिक साधनों का यदि इसी तरह से हम दोहन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि सब जगह इसी तरह के हालात पूरे हिंदुस्तान में होंगे। राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के हालात बन सकते हैं और स्थिति ऐसी होगी जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो बिल्कुल ये सही वक्त कहा। रहते हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां है या जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, केवल एक मात्र एक इशारा है कि वक्त रहते आप इसमें ठोस और कानूनी जो उपाय हैं वो अपनाएं, अन्यथा आपकी स्थिति बहुत बदतर होने वाली है। बिल्कुल, ये एक संकेत है, इसे एक इशारा समझा जाए और इस पर काम किया जाए, इसकी जरूरत है। गौरव जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, कोर्ट की ओर से इस पर टिप्पणी तो की गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस पर अमल कब किया जाएगा। कानून तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और उसी का नतीजा है कि मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की जान तक चली जा रही है। लेकिन इस टिप्पणी के बाद अब क्या लगता है, कैसी तस्वीरें बदलने वाली हैं? देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक परफेक्ट एग्जांपल है इसका चंबल का, जो चंबल घाटी का जो है वो यूपी में भी पड़ता है, राजस्थान में भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो मैं अभी मध्य प्रदेश की साइड में था और मैं वहां से देख रहा था कि बेसिकली एनजीटी के एक ऑर्डर की वजह से वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी उस गांव में। जो एमपी के साइड का गांव है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को कुछ आता ही नहीं सिवाय माइनिंग के। उनका पेशा ही, छोटे बच्चों से लेके सब लोगों को सिखा ही उन्होंने ये बचपन से ये है। अब जब माइनिंग रुकी, क्योंकि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अपने बेस कैंप लग गए, तो फिर वो लगे बेस कैंप मध्य प्रदेश की तरफ। तो मैंने ये देखा था कि कैसे राजस्थान की साइड से वहां पे इलीगल माइनिंग होने लगी। फिर एक और नेक्स्ट निकला
कि भाई मध्य प्रदेश वाले भी फिर राजस्थान की तरफ से इलीगल माइनिंग करने लग गए। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि जो ये खनन है और माइनेबल मिनरल्स, इनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सबको कंस्ट्रक्शन करना है, स्टील बहुत महंगा है। तो जो हम प्रीफैब का जो एक कल्चर है, जो शायद यहाँ तो नहीं है मगर और एशियन कंट्रीज में जैसे कि चाइना में, जापान में प्रीफैब स्ट्रक्चर्स लगते हैं, मगर यहाँ पर वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स नहीं लगते। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है रेता बजरी बजरपुर से होता है और सीमेंट लगता है, ईंट लगती है। तो उसमें सब जगह नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है। इन नेचुरल रिसोर्सेज की इंडिया में बिकॉज ऑफ इट ज्योग्राफिकल आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा हमें बड़ी आसानी से मिल भी जाता है, तो इसका दुरुपयोग होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और इसी का कारण है कि ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो आंकड़े इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है, इस बात का इंतजार करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।